जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस, व्हाट आर द इम्प्लाइड वारंटीज। हमने आपको लास्ट क्लास में इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अब हम उसको और कंटिन्यू करेंगे। इम्प्लाइड कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाया था, इम्प्लाइड वारंटी नहीं पढ़ाया था, तो हम लोग इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में भी सीखेंगे। मोर ओवर हम लोग आज केवियट एम्पिटर और उसके एक्सेप्शंस के बारे में भी सीखेंगे कि व्हाट इज केवियट एम्पिटर एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू केवियट एम्पिटर। रेडी ऑल ऑफ यू? अच्छा, क्या आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट अपीयर किया था? एनी वन ऑफ यू हेयर हु डिड नॉट अपीयर द टेस्ट? ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली कुछ क्लासेस नहीं किया है तो नहीं अपीयर किया, राइट? ठीक है, फाइन। Rest all of you have appeared the test, right? चलिए, let us start. हम आपको सिखा रहे थे, एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन ऑल्सो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। हम आपको सिखा रहे थे कि देखो, कंडीशन होता है, वारंटी होता है। अ कंडीशन इज द स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अ वारंटी इज द स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, बट वारंटी के साथ ऐसा नहीं है। अगर वारंटी फुलफिल नहीं हुई तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। यही सीखा था। फिर इसके बाद ब्रीच ऑफ कंडीशन मींस ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी डज नॉट लीड टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये तीन इनके बीच में डिफरेंसेस हम लोगों ने सीखे थे। हम लोगों ने सीखा था कि व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर बायर वेव ऑफ कर दे कंडीशन को या ट्रीट करे ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, या फिर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है विच इज नॉट सेवरेबल, यानी उसमें सेवरल गुड्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल गुड्स इन्वॉल्व हैं और वो सेवरेबल नहीं है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, एंड द बायर इज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। हम लोगों ने सीखा कि एक्सप्रेस कंडीशंस हो सकती हैं, इंप्लाइड कंडीशंस हो सकती हैं। एक्सप्रेस कंडीशंस मतलब वो कंडीशंस जो कि अग्रीड है बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इंप्लाइड कंडीशंस मतलब विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ इंप्लाइड कंडीशंस में हम लोगों ने 3 टाइप सीखे। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। 3 नहीं, इनफैक्ट 7 सीखे होंगे हम लोगों ने। यस, 7 सीखे हम लोगों ने। फिर उसके बाद था सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू टाइटल में हमने आपको बताया कि भाई जो बेच रहा है उसके पास में तो टाइटल होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था क्या ये सब? हाँ, सिखाया था। तो कंडीशन एज टू टाइटल में हम लोगों ने सीखा कि जो बेच रहा है, द सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल द गुड्स। ही मस्ट बी अ बोनाफाइड टाइटल ओनर, यानी ही मस्ट बी अ बोनाफाइड ओनर in good faith, an owner in good faith. In case of agreement to sell, he must have the right to sell at the time of contract of sale, या फिर at the time when property is to pass। जब हम अग्रीमेंट टू सेल करते हैं तो हमारे पास में उस समय प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब सेल होगा, और जब सेल करते हैं तो आज ही, क्योंकि प्रॉपर्टी पास हो रही है, यानी आज ही ओनरशिप पास हो रहा है, तो आज के आज हमारे पास में उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। सेल बाय सैंपल में द बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल and the buyer should have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Sale by description में the bulk must या फिर the goods must correspond with the description which is given. ठीक है? It is deemed to be determined whether the buyer has purchased the goods by relying, यानी इसमें हम लोग कह रहे थे कि it is to be checked कि whether जो description दिया गया था उसी के बेसिस के ऊपर रिलाय करके गुड्स खरीदा गया था कि नहीं खरीदा गया था। अगर उसके बेसिस के ऊपर रिलाय करके नहीं खरीदा गया था तो फिर आप उस सेल को कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। ठीक है? अगर आपने इफ अ डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन बट द बायर हैज नॉट परचेज्ड द गुड्स रिलाइंग ऑन दैट डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाय करके अगर नहीं खरीदा था तो फिर उस कंडीशन के बिहाफ पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तो दोनों से मैच करना चाहिए, सैंपल से भी और डिस्क्रिप्शन से भी। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी में था कि
when goods are purchased from a dealer who ordinarily deals in goods of that description, उन डील्स में डील करता है, there is an implied condition that it should be of a merchantable quality. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में हम लोगों ने सीखा था कि ऑर्डिनरीली देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, आम तौर पे कोई भी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं होती है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन ऑफ रीजनेबल फिटनेस इफ the buyer has made known to the seller the purpose of purchase, buyer has relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller ordinarily deals in those goods. This implied condition does not apply when the goods are bought under patent name या trademark. अगर किसी पेटेंट नेम या ट्रेडमार्क के अंदर खरीदा गया है, तो जैसे मान लो अगर किसी पेटेंट नेम या ट्रेडमार्क में खरीदा गया, तो आपका जो पेटेंट है या आपका जो ट्रेडमार्क है उसकी एक सर्टेन क्वालिटी होती होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि अगर आप एक आईफोन खरीद रहे हैं तो उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता होगा, एक सर्टेन क्वालिटी होती होगी जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। अगर वो उस चीज से खरा नहीं उतर रहा है तो ऑब्वियसली फिर आप ये नहीं कहेंगे कि भाई रीजनेबल क्वालिटी और फिटनेस जो है वो तो बायर की जिम्मेदारी थी चेक करना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। नहीं, अगर आप कोई पेटेंट आपने लिया है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी पेटेंटेड है और उस टेक्नोलॉजी के तहत आपने कुछ बनाया, तो मान के चलेंगे ना वैसा तुमने इस्तेमाल किया होगा, वो टेक्नोलॉजी यूज किया होगा या फिर वो क्वालिटी यूज किया होगा, ऐसा प्रिज्यूम्ड है। कंडीशन एज टू होलसमनेस में कहा गया था कि ईटेबल्स अगर हैं तो गुड्स शेल बी होलसम, इट शुड नॉट बी हार्मफुल। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंप्लाइड वारंटीज के बारे में। रेडी? ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है आपका इंप्लाइड वारंटी, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन में क्या कहा गया कि आपको एक क्वाइट पोजेशन मिलना चाहिए गुड्स का। व्हाट डज दिस मीन? अगर आपको एक गुड की ओनरशिप दे दिया गया है, उसके बाद उसमें कोई सी भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इससे ये नहीं कर सकते, आप उससे वो नहीं कर सकते, इसका ये इस्तेमाल नहीं अलाउड है, वो इस्तेमाल नहीं अलाउड है। तो इट शुड हैव एन अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ठीक है, इट शुड हैव एन अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। जैसे से फॉर एग्जांपल वो किसी के पास गिरवी रखा हुआ है, आपने उसको बेच दिया, तो वो आपको एक अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन नहीं ना मिला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? आप उसको क्या अपने कब्जे में ले पाओगे? नहीं, हो सकता है आपने उसको गिरवी रखा, वो सामने वाला कभी भी उसको क्लेम करने आ सकता है। तो इन दैट केस दिस इज नॉट एन अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, देयर इज एन इंप्लाइड वारंटी दैट द गुड शुड गेट, द बायर शुड गेट अ क्वाइट possession of the goods, there should not be any disturbance as to possession. आप जो गुड्स बेच रहे हैं उसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर कर ही रहे हैं, उसका पोजेशन भी आपको साथ साथ में ट्रांसफर करना है। ये नहीं कहना है कि नहीं हम इसको बाद में देंगे, कब देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है वारंटी एज टू नन कम्बरेंसेस। नहीं होगा, इसको ऐसे कर लीजिए, warranty as to non-existence of encumbrances। warranty as to non-existence of encumbrances। What does this mean? This simply means कि आप जो भी गुड बेच रहे हैं ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो किसी के पास गिरवी नहीं है। इनकम्बरेंस होना मतलब किसी के पास गिरवी होना, तो उस पे कोई भी गिरवी नहीं रखा गया, कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया गया। चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है जब हम किसी चीज को गिरवी रखते हैं तो हम कहते हैं उस पर चार्ज क्रिएट हो गया, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया गया है, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। तो दिस इज वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ encumbrances। तीसरा है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए खरीदा गया है उस पर्टिकुलर यूज को एटलीस्ट वो फुलफिल करता है। द गुड्स मस्ट बी ऑफ रीजनेबल फिटनेस, ऑल्दो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स इन द गुड, the rule of caveat emptor, let the buyer beware of it, applies। एक रीजनेबल फिटनेस अज्यूम किया जा सकता है। अब देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा था
कि देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, लेकिन एक रीजनेबल फिटनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग का लास्ट क्लास में एग्जांपल था कि आपने एक ड्रेस खरीदा है ना, उस ड्रेस के लिए एक रीजनेबल क्वालिटी प्रिज्यूम किया जा सकता है कि भाई थोड़ा तो मजबूत होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पता चला वो ड्रेस एकदम ही वीक क्वालिटी मटेरियल का है। तो एक रीजनेबल फिटनेस प्रिज्यूम किया जा सकता है। ऑब्वियसली अगर वो 2000 रुपए की ड्रेस है तो अलग क्वालिटी प्रिज्यूम किया जाएगा, और 200 रुपए की है तो अलग क्वालिटी प्रिज्यूम किया जाएगा। तो एक रीजनेबल क्वालिटी या फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड उसके अंदर में हर एक प्रोडक्ट में प्रिज्यूम किया जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें एक मोबाइल फोन ही खरीदा जा रहा है तो उसमें प्रिज्यूम किया जाएगा कि अरे बैटरी बैकअप नहीं 12 घंटे का हो, कम से कम 6 घंटे का तो होगा। अब उसके अंदर में अगर आधी घंटे का ही बैटरी बैकअप है, इसका मतलब वो खराब है, तो देयर इज अ वारंटी एज टू रीजनेबल फिटनेस। The condition, the goods must be of reasonable fitness, although it is not the duty of the seller to disclose all the defects, but a reasonable fitness may be presumed. अच्छा, क्या अप्लाई करता है इसके अंदर में? केविएट एम्पेटर। अब देखो ये जो पॉइंट आप बार बार पढ़ रहे हो, फिर केविएट एम्पेटर भी पढ़ोगे, ये वो पॉइंट है जो कि आपसे केस स्टडी में पूछा जाता है। ये वो पॉइंट है जो कि आपसे केस स्टडी में पूछा जाएगा। ये पर्टिकुलर नहीं, हम ये नहीं कह रहे वारंटी एज टू ये वाला, ऊपर जो आपने पढ़ा था कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वो वाला पूछा जाता है आपसे। वो सवाल पूछा जाएगा कैसे करके, आपसे कहा जाएगा कि गुड बेचा गया, दिखाया गया था, उसको प्रॉपर्ली शोकेस किया गया था, लेकिन उसको जो है जो बायर था उसने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया और बाद में उसके पर्पस पे खरा नहीं उतरा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस नहीं है, केविएट एम्पेटर अप्लाइज। लेकिन कब कब अप्लाई नहीं करेगा? अगर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया था और सेलर के स्किल एंड जजमेंट के ऊपर वो रिलाय कर रहा था और सेलर ऑर्डिनरली उन गुड्स के अंदर में डील करता है, तो फिर वो केविएट एम्पेटर अप्लाई नहीं करेगा। तो हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा एज इट इज। समझ गए बात को? आपको दिखाएंगे केस स्टडीज के थ्रू। खैर ये कंडीशन भी है और ये एक वारंटी भी है रीजनेबल फिटनेस का। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर कोई भी गुड्स हार्मफुल नेचर का है देन इट शुड बी डिस्क्लोज टू द बायर। अगर हमको लगता है कि किसी गुड्स को इस्तेमाल करने से कोई नुकसान हो सकता है देन इट मस्ट बी डिस्क्लोज टू द बायर कि ये गुड्स जो है ये एक्सप्लोजिव है, इसके अंदर में ये पॉइजनस है, XYZ कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई प्रिकॉशन रखना चाहिए, इट मस्ट बी डिस्क्लोज टू द बायर। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसे मान लीजिए एक सोप बेचा गया और वो सोप जो है कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए एलर्जिक हो सकता था एंड इट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड, या से फॉर एग्जांपल कोई एक ईटेबल है, उस ईटेबल के अंदर में कोई एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए एलर्जिक हो सकता था, ठीक है, या मे बी इट वाज नॉट फेवरेबल फॉर चिल्ड्रन टू ईट, तो उस पर लिखना चाहिए ना अबव 5 years अबव 4 years करके, ऐसा कुछ नहीं मेंशन था। तो आप अगर से फॉर एग्जांपल कोई चिल्ड्रन उसको कंज्यूम करता है, उससे उसको नुकसान होता है, तो कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड। दिस इज क्या? डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब देखो ये थे आपके क्या, ये सब क्या थे? इंप्लाइड वारंटीज। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, देयर इज a warranty as to reasonable quality or fitness. It is not still the duty of the seller to disclose all the defects in the good. तो एक रूल जो अप्लाई कर रहा है दैट इज क्या? केविएट एम्पेटर। अब इसके ऊपर आपसे केस स्टडी पूछी ही जाएगी, तो अगर इसके ऊपर केस स्टडी पूछी गई तो आप इसको कैसे करके जवाब दे सकते हैं ये आप सीखिए, क्योंकि आपका सिर्फ इतना लिखने से नहीं चलेगा। केविएट एम्पेटर मींस लेट द बायर बिवेयर, नहीं, और कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सीखिए। केविएट एम्पेटर मींस बताओ क्या? लेट द बायर बिवेयर, द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव द सेलर कांट बी हेल्ड लायबल। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स इन द गुड्स बीइंग सोल्ड। तो आपको ये 4 लाइनें लिखनी होंगी। Caveat emptor means let the buyer beware. The seller is not responsible for the bad choice of the buyer. If the goods turn out to be defective, the seller can't be held liable.
and the seller is not bound to disclose all the defects in the goods being sold. सेकेंड पॉइंट जो था इसका, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, ये रिया का डाउट था, मेरे पास थोड़ा लेट से आया। रिया जायसवाल का डाउट था, ये मेरे पास थोड़ा लेट से आया कि सेकेंड पॉइंट फिर से बता दीजिए। तो इसमें सेकेंड पॉइंट है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। इसमें कहा जाता है कि वो सामान किसी के पास भी जो बेचा जा रहा है वो किसी के पास भी गिरवी नहीं रखा गया, किसी के पास गिरवी नहीं रखा जाना चाहिए। देयर शुड बी नो इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब उसके अंदर में गिरवी रखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इनकम्बरेंस क्रिएट हो गया, तो ऐसा कोई इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, तब तो हम उसको सही तरीके से बेच पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब देखो केवियर टेम्परेचर में हम लोगों ने 4 लाइनें कहा, लेट द बायर बिवेयर, द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर, if the goods turn out to be defective the seller can't be held liable and the seller is not bound to disclose all the defects in the goods being sold. What are the exceptions to doctrine of caveat emptor? Once again, what are exceptions to the doctrine of caveat emptor? क्या क्या exceptions हैं doctrine of caveat emptor के? सबसे पहला है fitness as to quality और use. फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप कोई भी गुड खरीद रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती है दैट इट विल बी ऑफ अ पर्टिकुलर फिटनेस और यूज, बट ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब वही 3 बातें हो। कौन सी 3 बातें? बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया, सेलर की स्किल के ऊपर रिलाई किया, और सेलर ऑर्डिनरली उन गुड्स के अंदर में डील करता है। दूसरा, केविएट टेम्परेचर कब नहीं अप्लाई करेगा? सेल बाय सैंपल के केस में। तीसरा कब अप्लाई नहीं करेगा? सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अब भाई तुमने सैंपल दिखा करके गुड्स बेचा तो हम थोड़ी ना कितनी बार बिवेयर रहेंगे, है कि नहीं, कि हम बार बार चेक ही करते रहेंगे। सैंपल है तो गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है तो दोनों से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, अगर पेटेंट या ब्रांड नेम है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। गुड्स शुड बी ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी। बताओ ये सब कुछ पड़ा नहीं लग रहा है? ये जो इंप्लाइड कंडीशंस है वही है ना, ये सब क्या है? इंप्लाइड कंडीशंस। तो केविएट टेम्परेचर के एक्सेप्शंस क्या हो जाते हैं? इंप्लाइड कंडीशंस। तो जो आपने इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ा है वही होता है एक्सेप्शंस टू केविएट टेम्परेचर। जो आपने इंप्लाइड कंडीशंस पढ़े हैं वही हो जाते हैं एक्सेप्शंस टू केविएट टेम्परेचर। 7वां पॉइंट इसमें क्या है? ट्रेड यूसेज। द गुड्स मे बी प्रिज्यूम टू बी फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हॉर्न खरीद रहे हैं, ठीक है, बाजा, कार हॉर्न, ठीक है, तो आप प्रिज्यूम करेंगे ना कि वो इतना बड़ा या इतना लाउड हो कि उससे एक एज अ कार हॉर्न वर्क करे। पता चला आपने कार हॉर्न खरीदा लेकिन उसमें इतना स्लो वॉइस आती है कि वो मतलब सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, तो क्या वो एक ट्रेड यूसेज को पूरा कर रहा है? आपने एक मिक्सी खरीदी लेकिन उसके अंदर में आप मसाले पीस ही नहीं सकते। तो अगर कोई भी पर्पस है, अगर कोई भी पर्पस है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो गुड्स उन पर्पस को मीट आउट करता है। जैसे लेट अस टेक एनी अदर एग्जांपल ऑफ अ गुड, इन एनी अदर एग्जांपल ऑफ अ गुड, से फॉर एग्जांपल चलो हमने कहा ये लैपटॉप ही है, तो आप प्रिज्यूम करेंगे ना इस लैपटॉप के ऊपर में आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं, आप फाइल्स ओपन कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर में लिखना, पावर पॉइंट, ये सब तो आप प्रिज्यूम करेंगे ना। तो यही है कि द गुड्स मे बी प्रिज्यूम टू बी फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। वेयर द सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट द बायर में रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एक्टिवली कंसील करे किसी डिफेक्ट को, जैसे से फॉर एग्जांपल हम बेच रहे थे एक बाइक, उस बाइक के अंदर में कहीं पर एक बड़ा सा स्क्रैच था, या उसके अंदर में से फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट,
वही मान लीजिए एक होल था उस बाइक के पूरे बॉडी के अंदर में, एक जगह पे कहीं पे बहुत किसी एक एरिया से टूट गया था, और हमने क्या किया, उसके पास टीका चिपकवा दिया। अब ये तो एक्टिव कंसीलमेंट हो गया ना। अब बताइए एक्टिव कंसीलमेंट किस में आता है? एक्टिव कंसीलमेंट आता है फ्रॉड में। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट विच द मेकर नोज दैट इट इज नॉट ट्रू। हम एक ऐसा फैक्ट छुपा रहे हैं जो कि हमको पता है कि वो सच नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रॉड। तो वेयर द सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट, वो जानबूझ करके उसको छुपा रहा है, देन इन दैट केस द बायर में रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है। तो ये इसके 8 एक्सेप्शंस हो गए, समझ में आए या नहीं आए? केस स्टडी प्रीस्ट वर्सेस लास्ट की पढ़ी थी हम लोगों ने। ओके अगला टॉपिक कौन सा है बताओ? अनपेड सेलर। यहां तक सबको समझ में आया था? इंप्लाइड कंडीशंस, इंप्लाइड वारंटीज क्लियर थे? कम ऑन स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन, प्लीज कंफर्म। किसी को कोई डाउट नहीं है? इंप्लाइड वारंटी का फर्स्ट पॉइंट, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में यह था कि जब आपको ओनरशिप दिया जा रहा है तो उसके साथ साथ में आपको पोजीशन भी दे दिया जाए। जैसे से फॉर एग्जांपल जब आपने बेचा तो हमको पता चला तुमने उसको 1 महीने के लिए किसी को ऑलरेडी रेंट पे दे रखा है, किसी के पास गिरवी रख रखा है, या अभी आपके पास वो मौजूद नहीं है, तो आपने अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन नहीं दिया सामने वाले को, आपने ओनरशिप बस खाली बेच दिया। उसके हाथ में थमाओगे भी तो, या उसको ट्रांसफर भी तो करोगे उसकी पोजीशन, तो दैट इज वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। यस all those who are not replying into the chat section, there will be no purpose of them being in the class, especially in the live class. So if you are there in the live class, you have to reply. This is not a request, this is a command. ठीक है? नेक्स्ट अनपेड सेलर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अनपेड सेलर का, और इससे जुड़ा हुआ सवाल भी हम कह सकते हैं। जैसे एक हमने आपको टॉपिक बताया इंप्लाइड कंडीशंस, वैसे ही करके एक दूसरा आपका एक टॉपिक होता है अनपेड सेलर, ये भी ऑलमोस्ट आपसे पूछा ही जाता है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कि अगर एक सेलर अनपेड रह गया, उसको पूरा पैसा नहीं मिला, तो उसके पास कौन कौन सी रेमेडी होती है। अगर एक सेलर अनपेड रह गया, उसको पूरा पैसा नहीं मिला है, तो उसके पास कौन कौन सी रेमेडी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको गुड्स बेचा, आपने हमको पैसा नहीं दिया, तो मेरे पास कुछ तो रेमेडी होनी चाहिए ना अपने गुड्स को वापस रिकवर करने की, या से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैंसिल करने की। कुछ तो रेमेडीज होनी चाहिए जिससे कि हम अपना पैसा रिकवर कर सकेंगे। याद है असल में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट को क्यों अलग किया गया? ताकि हमारे बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको और बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके, या इससे जुड़े हुए केसेस को और बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। तो दोनों को कुछ कुछ राइट्स मिलते होंगे, बायर को भी और सेलर को भी। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो इंप्लाइड कंडीशंस हैं वो बायर के लिए एक अधिकार हो गया ना, कि हाँ भाई उस सेलर के पास उसका टाइटल होना चाहिए, रीजनेबल क्वालिटी या फिटनेस होना चाहिए, मर्चेंटेबिलिटी होनी चाहिए, होलसमनेस होना चाहिए, सैंपल या डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। ये सब तो बायर के लिए अधिकार हो गया। तो सेलर को क्या अधिकार दिया? सेलर को अधिकार दिया पैसा लो, और अगर पैसा नहीं मिला तो क्या क्या राइट्स हैं वो अब हम लोग सीखेंगे। समझ गए? तो हम लोग सीख रहे हैं अनपेड सेलर पहले है कौन, ये जाने कि अनपेड सेलर है कौन। अ सेलर में बी डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन, कब उसको अनपेड सेलर मान सकते हैं? द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। वापस से पॉइंट नंबर 1, द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड,
एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर प्राइस। जो पूरा प्राइस है वो अभी नहीं दिया, द सेलर हैज नॉट, द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर प्राइस। एक होता है जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा था कि हम देखो 5,000 इस महीने देंगे, 5,000 अगले महीने देंगे, ठीक। इस महीने का मैंने आपको दे दिया, अगले महीने का बकाया है, लेकिन वो तो अगले महीने बकाया है ना, अभी इस बार नहीं है। अगर इस बार नहीं है तो अभी हम अनपेड सेलर, या आप एक अनपेड सेलर नहीं है। अनपेड सेलर कब होंगे? जब वो ड्यू हो गया है। अभी ड्यू नहीं हुआ है ना पैसा। अगर ड्यू हो गया है पैसा और तब आपको नहीं मिला है तो हम कह सकते हैं कि यू आर एन अनपेड सेलर, इट इज ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। तो when whole or the part of the price has not been paid and the seller has an immediate right of action for price, यानी पैसा नहीं मिला और सेलर के पास एक immediate right of action for price था। When a bill of exchange or negotiable instrument has been received as the conditional payment and the condition has not been fulfilled due to dishonor or otherwise, जब एक bill of exchange या एक negotiable instrument रिसीव हुआ है एज अ कंडीशनल पेमेंट और वो पेमेंट डिसऑनर हो गया, आपको एक चेक मिला था लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था, बिल रिसीवेबल मिला था लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया, तो इन दैट केस आल्सो वी कैन से कि यू आर एन अनपेड सेलर। तो अगर मान लो आपको एक बीआर मिला, बिल रिसीवेबल मिला और वो बीआर डिसऑनर हो गया, देन यू विल बिकम क्या? अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर की डेफिनेशन पढ़िए एक बार साथ साथ में। अच्छा, सेक्शन कौन सा है? 45 subsection 1. A seller may be deemed to be an unpaid seller when the whole or part of the price has not been paid or tendered and the seller has an immediate right of action for price. When a bill of exchange or negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition has not been fulfilled due to dishonor or otherwise. ठीक है, यानी आपको एज अ कंडीशनल पेमेंट मिला था। कंडीशनल पेमेंट का मतलब क्या? मतलब कंडीशनल पेमेंट का मतलब क्या हुआ सर? कंडीशनल पेमेंट ये होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल आप हमको तब पैसा देंगे या हम आपको तब पैसा देंगे जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे, तो एक कंडीशनल पेमेंट हो गया ना, यस और नो? तो अगर कोई भी कंडीशनल पेमेंट के तौर पे हमको बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल मिला है तो इन दैट केस कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई ड्यू टू डिसऑनर या अदरवाइज, एक इसमें और कंडीशन हो सकता है कंडीशनल पेमेंट का। जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जब हो जाएगा तब हम आपको पैसा दे देंगे, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाएगा तब हम आपको पैसा दे देंगे। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया है लेकिन अभी तक आपने पैसा नहीं दिया है, तो एक कंडीशनल पेमेंट थी बट द कंडीशन हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बायर, बायर ने इस हिस्से को पूरा नहीं किया। तो व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशनल पेमेंट हैज एंड द कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड ड्यू टू डिसऑनर या अदरवाइज। सर अदरवाइज और क्या सिचुएशन हो सकती है बताएंगे? एक सिचुएशन हो सकती है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो कुछ भी पैसा दे पाएगा नहीं, तो भी हम कहेंगे कि सेलर क्या हो गया? अनपेड। ये डेफिनेशन हो गई अनपेड सेलर की। अब इसके पास राइट्स क्या क्या हैं? देखिए, दो अलग अलग केसेस में राइट्स अलग अलग रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी का मतलब बताओ क्या हुआ? ओनरशिप। क्या चीज? अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो ये सारे राइट्स हैं उसके पास, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ। तो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ रीसेल का मतलब क्या हुआ? ये हम लोग सीखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये राइट्स तब हैं जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई है, और जहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है, जहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा, ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं करेगा, डिलीवरी करेगा वो गुड्स की नहीं।
द सेलर हैज द राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी. दिस राइट शेल बी कोइंसिडेंट विथ अदर राइट्स, दैट इज राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल. इसका मतलब वो कभी भी फिर अपने गुड्स को रोक सकता है. भाई गुड्स उसके हैं, अभी तक उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया है, तो वो गुड्स की डिलीवरी को रोक देगा. बाद बाकी राइट्स तो हैं, लेकिन वो गुड्स की डिलीवरी को भी रोक देगा. अब ये राइट्स कौन कौन से, ये हम लोगों को सीखना है. राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल. देखो सबसे पहला क्या है, राइट ऑफ लीन. राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है कब्जे में करके रखना. क्या करके रखना बताओ? कब्जे में करके रखना. तो राइट ऑफ लीन, द राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. इन सिचुएशंस में हम लोग राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं. When there is no stipulation as to terms of credit. अच्छा, लीन का मतलब होता है कब्जे में करके रखना. इसको एक बार आप फिर से समझना. जैसे मान लीजिए आप आए, आपने हमसे एक वॉशिंग मशीन खरीदा. अभी आपने उस वॉशिंग मशीन का पूरा पैसा नहीं दिया, तो हम वॉशिंग मशीन अपने पास करके रखेंगे. हम कह देंगे कि जब पैसा दोगे तभी तुमको हाथ में देंगे, या तभी तुमको डिलीवर करेंगे, तब तक डिलीवरी नहीं करेंगे. दिस इज क्या? राइट ऑफ लीन. नॉर्मल सा राइट है कि नहीं? सब कोई करता है कि नहीं करता है? भैया पूरा पैसा दोगे तभी लेकर के जाने देंगे, तब तक नहीं लेके जाने देंगे. ठीक है, आपने पार्ट पेमेंट कर दिया. कोई भी सामान मान लो आपने खरीदा, ठीक है, कोई भी सामान आपने खरीदा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए एक बुक प्रिंटिंग करवाई, या फिर आपने एक फोटोकॉपी करवाई किताब. आपने कहा कितना होगा भैया? उसने कहा 200 रुपये. और आपने एक बार कहा ये लीजिए 100 रुपये, बाद बाकी हम आएंगे किताब लेने तो आपको बाकी का पैसा दे देंगे. वो कह रहा है कि अब आप गए अगले दिन बुक लेने के लिए, उसने कहा कि 100 रुपये और आपका बकाया है. आप कहते हैं बुक दे दीजिए पहले, हम देखेंगे, आपको आकर के बाद में दे देंगे. देगा नहीं. वो क्या एक्सरसाइज करेगा? राइट ऑफ लीन. वो कहेगा नहीं, पहले बाकी का पैसा दीजिए तभी आपको किताब देंगे. यस और नो? तो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. When there is no stipulation as to terms of credit. अगर उधारी की बात नहीं थी, अगर उधार की बात है तो फिर तुम अचानक से नहीं ना पलट सकते. तुमने कह दिया था कि हम आपको 1 महीने के क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो इन दैट केस आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपने कह दिया था कि आप उसको क्रेडिट पे दे रहे हो. क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट का मतलब यहां पे क्या हुआ? उधार पे. तो अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो तो फिर राइट ऑफ लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड. तो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन देयर इज नो स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ, यानी कोई भी कंडीशन क्रेडिट की नहीं थी. कोई भी कंडीशन लीन की नहीं थी. फिर उसके बाद व्हेन देयर इज अ स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, यानी देयर वाज अ स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट. देयर वाज अ स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ये लिखा हुआ था कि भाई 3 महीने का क्रेडिट है, 2 महीने का क्रेडिट है, 1 महीने का क्रेडिट है, लेकिन वो 3 महीना, 2 महीना या 1 महीने का समय खत्म हो गया है. अगर वो समय सीमा खत्म हो जाए, when the terms of credit या फिर the credit period has expired, then also we can say कि you will be having right of lien. या फिर when the buyer becomes insolvent. हमको पता चल गया कि buyer insolvent हो गया. अब समझो आमतौर पे क्या होता होगा, ये तुमसे पता है पूछा जाएगा, केस स्टडी पूछी जाती है. बताएं कैसे? देखो केस स्टडी समझाते हैं. केस स्टडी ऐसे आती है, जैसे मान लो ये है मिस्टर बी बायर, ठीक, और ये है मिस्टर एस सेलर, और ये कौन है? बायर. ये आता है गुड्स खरीदता है, ठीक, ये गुड्स इससे खरीदता है, लेकिन इसके पास में अभी भी इसका पोजीशन रहता है. देखो लीन का मतलब क्या होता है? कब्जा करके रखना. 2 चीजें होती है, एक होता है कब्जा करके रखना, दूसरा होता है छीन लेना. हम यहां छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? कब्जा करके रखने की. तो आपने कब्जा करके रखा हुआ है,
ये नहीं कि हमने दे दिया वापस लाओ छीन लेते हैं, आपने दे दिया तो अब आप छीनने का अधिकार नहीं रखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। हेलो।